Dear friends, as we know, the starting phase of English literature is sometimes we feel hard because the many informations come and historical background we have to understand, especially when start English language. So the sources are in numerous and we feel what we know and what we drop out. So after finish the first chapter, the name is Anglo-Saxon Age, where we know the three tribes come in England and they start English language, English empire, and a new country which we know England. So the next phase is English literature is Middle English, where the French impact start because the king came with French, with Roman literature, with Roman culture. Okay, so sometime without understand the proper historical background, we cannot make a line of works also. So in this table, first we see all dynasty of the Middle English period. Only we have not to learn this, we have to see this because the next time when some works we will face in English literature, so these names and these words will repeat. Okay, so here the Norman dynasty start. In the last class we studied about Harold, the last Saxon king. So the William first was the conqueror, invader in the Norman king, invaded England, first Norman king, and won the Battle of Hastings. Okay, commissioned the Doomsday Book. This is the fact. यही वो किंग है जो नॉर्मन डायनेस्टी को लेकर के आते हैं. आगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट टॉपिक इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मन्स कौन है, हु आर द नॉर्मन्स, और ये डायनेस्टी किसने स्टार्ट की. तो वो ये हैं विलियम फर्स्ट. ओके, और इनके जो लिटरेरी कनेक्शंस हैं वो हम देखेंगे. वी विल सी ऑल द कनेक्शंस ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर. तो एक तो क्रोनोलॉजिकली हमको ये समझना ही होता है कि इनकी टाइमिंग कौन सी है. सो द एंग्लो सैक्सन टाइमिंग वाज 450 to 1066, and next is the Anglo-Norman period, and the time is 1066 to 3050, and it is called the Middle English period also, or Anglo-Norman period also. So Norman to Tudor, all dynasties are here in this table. और ये कोई रटने की जरूरत नहीं है, केवल ये शब्द आगे लिटरेचर में आते जाते, इसलिए एक बार इनको देख लेना जरूरी है. तो ये विलियम फर्स्ट होता है पहले, फिर ये विलियम सेकंड, फिर हेनरी फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे जो वर्क्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, और वो वर्क्स इन जो ये मेन किंग हैं, इन किंग के मतलब उनकी डायनेस्टी में और उनके विषय में, उन वर्क्स में हमें जानना होता है कि हेनरी फर्स्ट को लेकर के भी हेनरी फर्स्ट को डेडिकेटेड और हेनरी सेकंड को डेडिकेटेड वर्क है ना. हेनरी फिफ्थ को लेके आपके बाद में और भी राइटर्स लिख रहे होते हैं, तो ये सब आपको जानना होता है. आगे फिर प्लांटाजेनेट डायनेस्टी चलती है 1154 से 1399 तक का जो टाइम है ये प्लांटाजेनेट डायनेस्टी का है, जिसमें आप लास्ट में जाके फिर जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा चौसर को पढ़ेंगे तो उसमें प्लांटाजेनेट डायनेस्टी भी आती है.
तो हेनरी सेकंड, रिचर्ड फर्स्ट, किंग जॉन और हेनरी सेकंड, ठीक है। फिर एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड सेकंड और एडवर्ड थर्ड। तो एडवर्ड थर्ड को जो चौसर का टाइम है वो यही है 3040 से, तो ये भी सब वहां पे भी दोबारा रिपीट होता है। ब्लैक प्रिंस, रिचर्ड सेकंड। फिर उसके बाद में ये अगले लिटरेचर में मीन नेक्स्ट लेसन्स में काम आने वाला डेटा है, तो इसको हम वहीं पे देख लेंगे। हाउस ऑफ यॉर्क है, ट्यूडर डायनेस्टी है, तो ये सब हम वहां देख लेंगे। यहाँ हम नॉर्मन्स के बारे में जान रहे हैं। सो दिस टॉपिक इज हु वर द नॉर्मन्स। ओके, तो नॉर्मन्स कौन है? जैसे कि हम एंग्लो सेक्सन्स को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कहाँ से आए थे, और एंग्लो सेक्सन को पढ़ते समय हमने डेन्स और वाइकिंग्स के विषय में भी पढ़ा था ना। हुबर द डेन्स जो स्कैंडिनेवियन कंट्री और डेनमार्क से आते हैं, तो ये भी वही लोग हैं, लेकिन बस अंतर क्या है कि ये पहले आपके ब्रिटेन आइल्स पे ना आकर के फ्रांस की तरफ जाते हैं, और वहां का जो एरिया होता है नॉर्मंडी, वहां जाके रहते हैं। तो जब वहां पे रहते हैं और वहां ये एक जैसे किसी बड़े राजा के सामंत होते हैं, या जो उनके बिहाफ पे राज्य करते हैं, तो वैसा ही है कि ये वहां पे राज्य बनाते हैं जाके, ठीक है। तो ओरिजिन क्या है इनका? स्कैंडिनेवियन वाइकिंग्स, सेम रेस एज द डेन्स, ठीक है। और ये फ्रांस में जाते हैं, विद इन 1 सेंचुरी ये वहां जाकर के अपना जो नॉर्स तरीका है उसको उसको छोड़ देते हैं, मतलब लड़ने झगड़ने का, इंटरमैरिड विद फ्रैंक्स। और क्योंकि रोमन जो एम्पायर है वो काफी बड़ा है, और उसके अंडर में जो फ्रांस का राजा है वो भी बहुत संपन्न और बहुत उस टाइम के हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से वेल सेटल्ड है, तो ये वहां की कल्चर को और वहां के लोगों से शादी करते हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं और वहां की कल्चर को, ठीक है। तो जो पहले एक रूड हीथन वाइकिंग्स थे, मतलब जिनके पास बड़े राज्य नहीं है, केवल जो एक एक लुटेरे की तरह है, निर्दयी है, वो फिर बहुत पॉलिश्ड और इंटेलेक्चुअल पीपल बन जाते हैं। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट की हु वर द नॉर्मन्स, व्हाट दे ब्रॉट टू इंग्लैंड। और जब वो इंग्लैंड आते हैं तो क्या लाते हैं? सेल्टिक और लैटिन सिविलाइजेशन, ठीक है। लैटिन लैटिन सभ्यता को लाते हैं। लैटिन लैंग्वेज इंग्लैंड में पहले ही आ गई थी, जो कौन लाए थे? मॉन्क्स लाए थे, ठीक है। जैसा कि हमने, जब क्रिश्चियनिटी आई है कब? 597 में, तो तभी ये लेके आ जाते हैं। लेकिन लैटिन जो सिविलाइज्ड सिस्टम है, और सेल्टिक जो मतलब सेल्ट्स लोग तो पहले, सेल्टिक कौन है? सेल्ट्स लोग यूरोप में कई जगह पहले से रहते थे, तो ब्रिटिश आइल्स पे भी रहते थे पहले से ही, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक कल्चर है वो लेकर के आते हैं, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। और ये हम अभी जानेंगे कि क्या होती है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट और फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो है कि अ, तो फ्रेंच लैंग्वेज और रोमांस लिटरेरी ट्रेडिशन। तो ये रोमांस क्या है? आजकल इसको एक पर्टिकुलर केवल मतलब ऐसे चीज, ऐसे उसमें साइकोलॉजिकल एक मेथड में यूज किया जाता है, साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस में यूज किया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। पहले क्या है, एक रोमन एम्पायर होता था, ठीक है। तो रोमन जो एम्पायर है उसके अंडर में जैसे स्पेन है, फ्रेंच है, इटालियन इटली है, तो ये सब जो एरियाज है इनकी जो भाषाएं वो सारी क्या कही जाती थी? रोमन लैंग्वेज, ठीक है। तो या रोमांस लैंग्वेज। तो तो जब ये रोमांस लैंग्वेज, जैसे लैटिन, और ये जो है ज्यादातर इन पे लैटिन का इम्पैक्ट है, इसलिए इनको रोमांस लैंग्वेज कहते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर लिटरेचर कोर्टली लव पे, शिवलरी पे, मतलब ऐसे स्त्री पुरुष के संबंधों पे लिखा गया, तो फिर इसको एक रोमांस का, जब वो लिटरेचर ज्यादा उसमें गया तो वो इसी तरीके का मान लिया गया, तो इसको फिर ये कहने लग गए कि ये ही बस रोमांस है, ठीक है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कि जो ये 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है, उसके कितने इम्पैक्ट पड़ते हैं? तो 3 ग्रेट इफेक्ट्स होते हैं। वो कौन से हैं? रोमन सिविलाइजेशन, नेशनल आइडिया, द न्यू लैंग्वेज। इन in this series especially we are studying about English literature or English language, but
जो हिस्टोरिकल जो मतलब इवेंट्स हैं, है ना, इंसिडेंट्स हैं, वो हमें क्यों पढ़ने होते हैं? क्योंकि वो हमारे भाषा के प्रोग्रेस में अपना रोल अदा करते हैं। तो रोमन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? नॉर्मन्स वर फर्स्ट टू ट्रूली ब्रिंग रोमन सिविलाइजेशन होम टू इंग्लिश पीपल। इंग्लैंड एंटर्ड मेन स्ट्रीम ऑफ यूरोपियन लैटिन लर्निंग रिसीव्ड। तो जो लैटिन की जो लर्निंग्स हैं और जो मतलब जो वहां पे वहां का जो सिस्टम है, अब जब एक कोई, आप ये देख सकते हैं कि एंग्लो सेक्सन जो लोग आए थे पहले, एंग्लो सेक्सन टाइम में, तो वो बहुत ज्यादा एक वेल सेटल्ड लोग नहीं थे। उन्होंने वहीं आके छोटे छोटे किंगडम बनाए। पर जब कोई फ्रांस की तरफ से कल्चर आ रही है, वो एक वेल सेटल्ड लोग हैं और उनको अच्छे से सभ्य तरीके से खाना पीना रहना आता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड एंटर्ड मेन स्ट्रीम ऑफ यूरोपियन कल्चर। और क्या होता है? नेशनल आइडिया। जो एंग्लो सेक्सन कल्चर थी एंग्लो सेक्सन टाइम में, उसमें जो छोटे छोटे राजा अलग अलग बहुत सारे होते थे और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट उतनी पावरफुल नहीं होती थी। लेकिन जब नॉर्मन्स आए तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का आइडिया उनके पास था, रिप्लेसिंग लूज सेक्शन किंग। अब इनसे क्या होगा? जब जितना मजबूत राज्य होगा, तो जब जितना बड़ा राजा होता है, जितना पावरफुल होता है, तो उसकी पावर किस पे काम करती है? छोटे मोटे सारे राइटर्स उसी के गीत गाने लगते हैं। तो जितना राइटर्स उसके गीत गाते हैं और जो आर्टिस्ट होते हैं वही उसकी आर्ट्स को बनाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे पैसा लेते हैं। और जिसके खुद का राज्य हल्का होगा, उसको सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए अब जो कविता जो धीरे धीरे फ्रेंच के इम्पैक्ट में आएंगे, तो वो उसका असर लिटरेचर पे आएगा। अ न्यू लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच। फॉर 3 centuries द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स स्कूल लॉ क्या होती है? दैट इंग्लिश एब्जॉर्ड इट एंटायरली। ठीक है, तो इंग्लिश क्या करती है? इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। और यही जो सेक्शन जो पहले था और फ्रेंच, ये मिलकर के ही एक इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश का बेस बनाती है। ठीक है, तो ये इसमें ये टॉपिक हुआ। अगला नेक्स्ट टॉपिक है थ्री लैंग्वेज की सिचुएशन उस टाइम पे क्या थी। हम पढ़ रहे हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो उस टाइम पे जो इंग्लिश बोलते थे वो कौन लोग बोलते थे? कॉमन पीपल, फार्मर्स, लेबरर्स, एंग्लो सेक्सन पीजेंट्स, जो किसान हैं, वो इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो फ्रेंच है उसको कौन बोलते हैं? एंग्लो नॉर्मन लोग, रूलिंग क्लास के लोग। क्योंकि जब विलियम द कॉन्करर फर्स्ट है, जब वो वहां पे आ जाता है और रूलिंग कर रहा होता है, तो उसके साथ भी जो लोग आते हैं नोबिलिटी क्लास के, कोर्ट्स हैं उसके, दरबारी लोग हैं, है ना, और अपर क्लास के हैं, वो सब एंग्लो नॉर्मन या फ्रेंच भाषा को बोलते हैं, जिसको एंग्लो नॉर्मन भी कहते हैं। हाईएस्ट लैंग्वेज ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज, और नॉट स्टैंडर्ड पेरिसियन फ्रेंच, इट वाज एंग्लो नॉर्मन डायलेक्टिकल। ठीक है, और ये जो फ्रांस वाली जो भाषा है, जो पेरिस की बोली मानी जाती है, ये उस डायलेक्ट को नहीं बोलते, एंग्लो नॉर्मन डायलेक्ट बात करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कहीं से किसी दूसरी जगह जाता है, तो उसका जो डायलेक्टिकल इम्पैक्ट है वो साथ लेकर के जाता है। जैसे आज हिंदी हम पढ़ते हैं, तो हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं हैं, जैसे हरियाणवी है, तो हरियाणा का व्यक्ति जो हिंदी बोलेगा, उस पे मतलब कुछ लोगों को छोड़ के अधिकांश लोगों पे उसका प्रभाव दिखता है ना। तो और राजस्थानी उसका प्रभाव रहेगा ना, गुजराती अलग बोलेंगे, जैसे बहुत से लोग संस्कृति को संस्कृति पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो लैटिन, द चर्च, स्कॉलर्स, मॉन्क्स, एजुकेटेड, क्लेर्जी लोग जो हैं, वो इसको बोलते हैं, लैटिन को, मिडिल। तो ये 3 भाषा उस टाइम पे होती थी। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम जैसे ये PYQ आया हुआ है, थ्री लैंग्वेज एंड नॉर्मन फ्रेंच, ये 2016 का है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता है तो इजीली मतलब उसका आंसरिंग कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड मैनी वर्ड्स वर बोरोड फ्रॉम 2 लैंग्वेजेज, सेल्टिक, लैटिन, फ्रेंच एंड ओल्ड नॉर्स, है ना। तो सेल्टिक का तो नहीं है ना, सेल्टिक तो कहाँ, मतलब इंग्लैंड में पहले से ही सेल्ट्स लोग रहते थे, एंग्लो सैक्सन से भी पहले। तो सेल्टिक नहीं है।
और ओल्ड नॉर्स ये डेन्स जब अटैक हुए थे तब ये उनकी भाषा हुआ करती थी। अब जो लैटिन और फ्रेंच हैं, हाँ, इनसे मिडिल इंग्लिश में बहुत सारे शब्द आए थ्रू द चर्च एंड स्कॉलरशिप। और फ्रेंच जो है वो नॉर्मन कॉन्केस्ट, सेल्टिक बोरोइंग वर मिनिमल एंड मोस्टली इन प्लेस नेम्स। सेल्टिक, ओल्ड नॉर्स बोरोइंग हैपेंड मेनली इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, वाइकिंग सेटलमेंट। ऑलरेडी वी नो दीज इवेंट्स, यस। सो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्केस्ट, नॉर्मन फ्रेंच वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज यूज्ड बाय। तो अभी हमने जो टेबल देखी थी उसको देख करके हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये किसके द्वारा, अपर क्लास के द्वारा बोली, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ नॉर्मन किंग्स इट वाज फैशनेबल टू स्पीक इन अपर क्लास सर्कल्स इन इंग्लैंड। कौन सी भाषा अपर क्लास सर्कल में फैशनेबल थी? तो वो नॉर्स, लैटिन, डेनिश और फ्रेंच। तो वो कौन सी थी? फ्रेंच थी, ठीक है, अपर क्लास की भाषा, है ना, क्योंकि ये फ्रांस की तरफ से आए थे। सो दिस वाज द आंसर। एंड नॉर्मन कॉन्केस्ट was a significant landmark in English history. What French did the Normans speak and what was it known as? तो नॉर्मन कॉन्केस्ट एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है इंग्लिश हिस्ट्री में, मतलब इंग्लिश भाषा और इंग्लिश देश। अच्छा, जो भाषा और देश ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते। जैसे अगर हम भारत का इतिहास देखें तो भारत की पहले भाषा क्यों क्यों दूसरी थी, आज क्यों दूसरी है? क्योंकि उस समय के राजा यहाँ पे अलग सभ्यता को मानने वाले होते थे और अलग विचारधारा को मानते थे। उसके बाद यहाँ बीच में दूसरे लोगों ने रूल किया तो उनकी भाषा आई, फिर दूसरे लोगों ने रूल किया तो उनकी भाषा आई। सो द लैंग्वेज एंड किंगडम गोज सेम पाथ। तो जो राजा करता है, मतलब प्रभावशाली व्यक्ति को ये समाज फॉलो करता है। ऑल फॉलोज द इफेक्टिव पर्सन, यस। सो द नॉर्मन कॉन्केस्ट वाज ए सिग्निफिकेंट लैंडमार्क। व्हाट फ्रेंच डिड द नॉर्मन्स स्पीक? तो जो फ्रेंच जो लोग हैं, व्हाट फ्रेंच डिड द नॉर्मन्स स्पीक एंड व्हाट वाज इट नोन एज? तो वो किस रूप में ये जाने जाते थे, है ना। तो फ्रेंच जो लोग हैं, व्हाट फ्रेंच डिड द नॉर्मन्स स्पीक, वो जो फ्रेंच है, कौन सी फ्रेंच है? व्हाट फ्रेंच मतलब कौन सी फ्रेंच है? डिड द नॉर्मन्स स्पीक, जो नॉर्मन लोग आए थे बोलते थे, एंड व्हाट वाज इट नोन एज, किस रूप में वो मानी जाती है? सो दे स्पोक ए डायलेक्टिकल फ्रेंच आल्सो कॉल्ड एंग्लो फ्रिजियन, या नो, समवट क्लोजर टू पेरिसियन। तो ये नॉर्मंडी के एरिया से आए थे, वो पेरिस का प्रभाव, पेरिस का प्रभाव वहां कम था। दे स्पोक नॉर्मन फ्रेंच, सो दिस इज द आंसर, यस, एंग्लो नॉर्मन। तो क्वेश्चन का नेचर देख के लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट बहुत सुलझा के, इफ वी डू नॉट क्लियर कॉन्सेप्ट, सो वी विल बी कंफ्यूज एंड मे बी आवर आंसर रॉन्ग। सो तो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर ढंग से पढ़ना होता है। तो दे स्पोक स्टैंडर्ड फ्रेंच ऑफ मेनलैंड फ्रांस, देयर फ्रेंच वाज स्वीट एंड म्यूजिकल, सो नो। दे स्पोक नॉर्मल फ्रेंच रेदर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंग्लो नॉर्मन अनदर स्टैंडर्ड, नो। सो दिस इज द आंसर, यस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ फ्रेंच चेंज्ड इंग्लिश। जो हमारा पहला एज था एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो सेक्शन का, तो उस समय हमने देखा था कि कैसे करके मतलब लैटिन है और मतलब एंग्लो सेक्शन जो हैं वो कैसी इंग्लिश को यूज करते थे। अब इसमें यहां हम देख रहे हैं कि फ्रेंच ने क्या क्या चेंज किया। तो जब कोई भी व्यक्ति आता है, ठीक है, तो उसकी जो सभ्यता है, जैसे मान लो किसी सभ्यता में पहले लोग पैंट नहीं पहनते थे, तो वहां पैंट वर्ड होगा ही नहीं, ठीक है। या मान लो पहले लैपटॉप नहीं था तो लैपटॉप वर्ड कहाँ होता, तो लैपटॉप आया तो लैपटॉप का वर्ड आया। तो जब फ्रेंच लोग आ रहे हैं तो वो क्या करते थे, मीट खाते थे, ठीक है। और जो एंग्लो सेक्शंस लोग थे वो नॉर्मली लाइव एनिमल्स पालते थे, मान लो भेड़ से ऊन ले ली, है ना, गाय से दूध ले लिया, ठीक है, इस तरीके से वो ये करते थे। लेकिन जब लोग इनका मीट खाते हैं टेबल पे खासकर ही, तो इसके लिए वर्ड अलग अलग आ गए फिर। तो ये एक प्रभाव है इसका।
तो अगर कल्चरली वी नो द मतलब चेंजेस, व्हाट चेंजेस कम with the French persons or Anglo-Norman, so we can answer this type questions. So other domains French transform. अच्छा, जब पहले ऐसा कोई लॉ जो था वो उस तरीके का नहीं था, तो जो लॉ में भी ऐसे वर्ड्स आए, जज, कोर्ट, पार्लियामेंट, मतलब बड़ी संस्थाएं जो होती हैं, जस्टिस, क्राइम, वर्डिक्ट, जूरी, प्रिजन, अटॉर्नी, ऐसे वर्ड्स, क्योंकि ये एक बड़े किंगडम से खुद अटैच लोग थे, तो इनको इस तरीके की नॉलेज थी, तो ये अपने साथ लाए। गवर्नमेंट, मिनिस्टर, काउंसिल, यस, सो दीज वर्ड्स। चर्च से रिलेटेड वर्ड्स, क्लेरजी, सर्मन, प्रेयर, ग्रेस, तो ये सब संस्थागत शब्द। पहले संस्थाएं जो है, सिस्टम जो है, वो वेल एस्टाब्लिश्ड नहीं था। फ्रेंच के साथ सिस्टम जो है वेल एस्टाब्लिश्ड रूप में आया। तो ये वर्ड है आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, कलर, पेंटिंग, फैशन, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, एक्सेट्रा। सो तो these type words sometimes question come on this topic also, ठीक है। तो जैसे ये वर्ड है, ये क्वेश्चन है, टू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर बोरोव्ड फ्रॉम फ्रेंच आफ्टर द नॉर्मन कॉन्केस्ट। तो नॉर्मन जो कॉन्केस्ट है उसके बाद में ये वर्ड्स कौन से आए? तो अब अभी हमने देखा कि एंग्लो सेक्शंस जो लोग थे वो शीप स्वाइन तक सीमित थे, ठीक है, लेकिन ये मटन और पोर्क तक पहुंच गए। सो मटन एंड पोर्क फ्रॉम फ्रेंच, द मीट वर्ड्स यूज्ड बाय नॉर्मन nobles at the dinner table, yes, sheep and swine, ओल्ड इंग्लिश। तो ये है, मतलब आज जैसे भारत है तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में हम क्या देखते हैं कि जो एक जगह पे कहीं किसी के संबोधन के लिए, मान लो लड़का है, लड़की है, बालक है ना, पत्नी है, पति है, अब उनको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से संबोधित करते हैं। तो भाषा जब आती है तो मतलब वहां की संस्कृति अगर आती है तो भाषा भी बदलती है। दिस इज द concept, yes. So next is the direct French influence on the English language during the Middle English period was in the form of, मतलब किस फॉर्म में था? लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस बोलते हैं विभक्ति को। मतलब जैसे कार जो अर्थ बदलते हैं शब्दों के, तो उसमें मतलब क्या होता है कि शब्द का रूप बदल जाता है। कारक जैसे होते हैं ना, तो जैसे संस्कृत जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि जैसे राम एक वचन में है ना, और बहुवचन में अलग दो राम, या द्विवचन में दो राम ना बोल के क्या बोलते हैं? रामऊ। तो इसको इन्फ्लेक्शंस बोलते हैं, मतलब राम का रामऊ बन जाना, ठीक है। तो पहले ये ओल्ड इंग्लिश में होता था, अभी तो क्या है, अलग होता है, दो के लिए लिख देते हैं टू राम, ठीक है, तो टू रामास तो लिख देंगे। पर इंग्लिश में पहले ऐसा ही कुछ कुछ होता था, मतलब शब्द ही क्या होते थे, बदलते थे। इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू इंग्लिश। अच्छा, ये जो इन्फ्लेक्शंस है, लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस, ये तो एंग्लो सेक्शन में ही होने लग गया था पहले ही। ओके, बोथ लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस एंड इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड्स, एडिशन ऑफ इन्फ्लेक्शंस, डायरेक्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंस, intake of French words, loss of inflections was internal grammatical change English, not caused directly by French। तो इसकी वजह से नहीं है, दिस इज ए कॉमन, ये एक ट्रैप है, बोथ हैपन ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश बट ओनली वोकेबलरी इनटेक वाइज डायरेक्टली। मैं इस पे रॉन्ग था, ये भी मिडिल इंग्लिश में हुआ पर ये फ्रेंच के इम्पैक्ट से नहीं हुआ, ठीक है। ये इंटरनल ग्रामेटिकल चेंज है, फ्रेंच की वजह से तो केवल फ्रेंच वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में आए, ठीक है, ये है इसका राइज ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये इंग्लिश जो है ना, उसको मतलब एक पूरी तरीके से कंप्लीट टेबल है, मतलब मिडिल इंग्लिश की, कि उसमें कैसे कैसे करके किस घटना का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये अगर देखेंगे अच्छे से तो ये फिर आसानी से समझ आ जाएगी।
जैसे ये 1066 से हमने शुरू किया था कि नॉर्मन कॉन्केस्ट होता है, फ्रेंच बिकम लैंग्वेज ऑफ पावर, इंग्लिश प्रेजेंट टंग ओनली। उस समय ये क्या थी, फ्रेंच जो है वो पावरफुल लोगों की भाषा बन जाती है और इंग्लिश केवल किसान लोगों की भाषा रह जाती है, जो वहां के लोकल लोग थे। 1086 में ये डूम्सडे बुक कंपाइल होती है, मतलब जब जो ये फ्रेंच किंग आता है, ये एंग्लो नॉर्मन किंग विलियम, तो विलियम द कॉन्करर, तो ये एक बुक कंपाइल करवाता है कि इंग्लैंड की जितनी भी जमीनें संपत्तियां हैं उनका रिकॉर्ड, एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ मतलब ये नकल खतौनी या खसरा जो होता है भारत में, उस तरीके का। तो इसमें जो नॉर्मन्स लोग हैं वो खुद को फ्रैंकी बोलते थे तब तक, कि हम फ्रांस की तरफ से आ रहे हैं। फिर 1204 में जब आगे राजा बनता है किंग जॉन, ये घटनाएं जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, इस लेसन को, चैप्टर को, तो हमने देखा था ये राजा भी उसमें थे। तो किंग जॉन जो है वो किन्हीं भी कारणों से नॉर्मंडी उसको हार जाता है, क्योंकि पहले तो ये दोनों जगह राज्य कर रहे थे ना, नॉर्मंडी से इनके जो मतलब एंसेस्टर हैं वो आए हैं, तो ये नॉर्मंडी पे भी शासन कर रहे थे। नॉर्मंडी टू फ्रांस, नॉर्मन्स इन इंग्लैंड बिगिन चूजिंग इंग्लिश आइडेंटिटी। तो इसके हारने की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मन्स लोग हैं वो इंग्लैंड में इंग्लिश आइडेंटिटी तलाशने लगते हैं अपनी, कि जब ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको भारत के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। मान लो आज भारत में ऐसे लोग हैं कि जो आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसे मतलब बाहर से जिनके पूर्वज आए और उन्होंने यहाँ पे शासन किया, तो वो अपने साथ जो सभ्यता या जिसको वो अपना धर्म मानते हैं वो लेके आए, तो वो फिर भी उसको पूरी तरह उनके कानून आदि लागू नहीं होते। तो वैसे ये है कि जब कि जो जहां से उनके संबंध हट गए तो फिर वो अपने को सेफ करने के लिए वहीं से जुड़े रहना चाहते हैं। तो नॉर्मन्स इन इंग्लैंड बिगिन चूजिंग इंग्लिश आइडेंटिटी, तो इसका भी इंग्लिश लैंग्वेज पे प्रभाव जा रहा है। हम इसे टेबल क्यों देख रहे हैं, बढ़ती हुई इंग्लिश के लिए। फिर 1244 में रॉयल डिक्री आई, मतलब जब ये हार गया तो अगला जो भी राजा है वो क्या करता है, वो इलीगल टू होल्ड लैंड इन बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस, नॉर्मन्स फुली बिकम इंग्लिश। तो वो ये बना देता है नियम कि जो अब नॉर्म जो मतलब अपने राज्य को मजबूत करने के लिए, क्योंकि यह अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए अब जब वो वहां हार गया वो उस एरिया में, तो वो उनसे वहां के राजा से पूरी तरह हट जाना चाहता है। तो वो कहता है कि जो नॉर्मन्स पहले क्या करते थे, दोनों जगह पे अपना होल्ड रखते थे, जमीन इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी, नॉर्मंडी के एरिया में, तो कहता है एक जगह ही रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होगा कि वो जब एक देश में जो लोग रहेंगे फिर वो वहीं की भाषा को, वहीं की कल्चर को पूरा अपना मानने लगेंगे। तो 1337 में 100 ईयर वॉर बिगिंस। इन राजाओं के आपसी संबंध जो थे दोनों जगह पे, वो ऐसे थे, कोई किसी का मामा, कोई कहीं की किसी की ससुराल, उसकी पत्नी, तो इनके संपत्तियों के झगड़े, राजाओं के किसी के वारिस नहीं हुए, तो वो सब चलते रहते थे। वो भी हम टाइम टाइम पे जैसे लिटरेचर आगे पढ़ेंगे तो देखते रहेंगे। लेकिन ये टेबल का बस मीनिंग इतना है कि इन घटनाओं का भी इंग्लिश के बढ़ने में रोल है। ब्लैक डेथ तक का भी रोल है कि 1348 में प्लेग फैला, तो उससे क्या होता है कि काफी सोशल डिस्ट्रप्शन होता है और एक्सिलरेट इंग्लिश रिकवरी की। उसमें क्या हो, बड़े बड़े लोग जो फ्रेंच बोलते थे वो काफी मरे, तो जरूरत किसकी पड़ी फिर, तो जिनकी जरूरत पड़ी लोगों की, अब उनकी भाषा क्या थी, इंग्लिश थी, तो इस वजह से ये सब हुआ। फिर 1362 में इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लॉ कोड्स। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आता है। तो ये भी जो घटनाएं आगे आगे अभी हम देखते रहेंगे। फिर 1363 में इंग्लिश यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन द ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो वहां का राजा जो है अब आगे आगे वो क्या है, फ्रांस से कटते जा रहे हैं, और इंग्लिश को, जब इंग्लिश के लोग वहां पे उसमें प्रभाव में आ रहे हैं इंग्लिश बोलने वाले, तो वो लॉ कोर्ट्स में, पार्लियामेंट में, सब जगह प्रभाव बढ़ता जा रहा है। फिर ये एक टीचर है जॉन कॉर्नवॉल, चेंजेस ग्रामर स्कूल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे इनको, जॉन ऑफ ट्रेविसा को भी,
तो जब पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे इन्होंने कैसे जॉन कॉर्नवाल के वर्क को रिकॉर्ड किया है। फिर ये चौसर को हम अलग से पढ़ेंगे कि कैसे करके अब इंग्लिश पूरे प्रभाव में आती जाएगी। फिर 1415 में ये हेनरी फिफ्थ को भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने रिजेक्टेड एज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने पूरी तरह फ्रेंच को रिजेक्ट ही कर दिया था। काक्सटन को भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी घटनाएं होती हैं और फिर कैसे करके ईस्ट मिडलैंड का जो डायलेक्ट है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाएगा। ये डायलेक्ट होते हैं क्षेत्रीय बोलियां। जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में जो शब्द है वो बहुत सारी भाषाओं के, लेकिन बोलने की जो शैली है वो भारत के एक निश्चित क्षेत्र की है जिसको बोलते हैं खड़ी बोली। ठीक है, तो जैसे हिंदी में खड़ी बोली है ऐसे ही इंग्लिश का भी ये ईस्ट मिडलैंड जो इंग्लैंड का ईस्ट मिडलैंड का जो एरिया है वहां का जो डायलेक्ट है वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट बन गया बाद में। वो कैसे बना कि कॉन्केस्ट डिस्ट्रिक्ट, पहले जब हम एंग्लो सेक्सन पढ़ रहे थे तो वेसेक्स का एल्फ्रेड की जो सुप्रीमेसी है वो समाप्त हो जाती है और लंदन दोबारा से मतलब उभरता है पॉलिटिकल हब के रूप में, इमर्ज्ड एज ए कैपिटल, लंदन डायलेक्ट। और लंदन की जो डायलेक्ट, लंदन में फिर लोग ज्यादातर जो लोग आते हैं वो इंक्रीजिंगली ईस्ट मिडलैंड साइड से। वैसे लंदन की जो ओरिजिनली सदर्न थी, सदर्न डायलेक्ट था, लेकिन ईस्ट मिडलैंड का प्रभाव हो जाता है, बिकेम स्टैंडर्ड, हेंस मॉडर्न इंग्लिश डिराइव्ड फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड। सो द क्वेश्चन कम्स कि विच डायलेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न इंग्लिश। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कहां से ये डिराइव्ड होती है? सो दिस डिराइव्ड फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से हो रही है, जो मॉडर्न इंग्लिश में वहां की जो शैली है बोलने की, वहां जो शब्द प्रयोग होते हैं वो है। The en ending to denote plural nouns, as in oxen, children, breathen has survived from the Middle English, uh, Hymels and chants, and Anglo-Norman, Old Middle English, Old English practice of making plural nouns। तो ये जो है ये मिडिल इंग्लिश से नहीं है, ये ओल्ड इंग्लिश प्रैक्टिस से है। तो इस टाइप के फैक्ट्स कुछ रटने भी होते हैं। ठीक है, ये है। फिर ये जो अब अगला जो ये इंट्रोडक्टरी लेसन है, नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, सारे वर्क्स देखेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के। तो इसमें हम 3 मैटर्स ऑफ मिडाइवल रोमांस देख रहे हैं कि जो मिडाइवल टाइम में हम जो रोमांस वाले जो वर्क हैं वो देखेंगे तो वो किन मैटर्स पे लिखे गए हैं, मतलब उनका मटेरियल क्या है। तो वो जो मटेरियल है वो आ, ये एक फ्रेंच पोएट है जीन बॉडेल, इसने इसको क्लासिफाई किया है कि वो 3 मैटर्स पे लिखे गए हैं ज्यादातर। सो मेनली मैटर ऑफ फ्रांस, मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ रोम। तो जो फ्रांस से उठाए टॉपिक्स वो वहां का जो मेन राजा है वो चार्ली मैग्नी है, शार्ली मैग्नी बोलते हैं इसको। और उसके जो नाइट्स हैं, नाइट्स कहते हैं उसके योद्धाओं को, और इसलिए इसको कैरोलिंजियन साइकिल बोलते हैं, कैरोलिंजियन साइकिल, चार्ली मैग्नी की वजह से। तो इसमें जैसे वर्क कौन सा है, चांसंदे रोला है ना, रॉबिन हुड गीस्ट, और ये हीरोइक टून में लिखे जाते थे। ऐसे जो वर्क हैं, ठीक है, ये वर्क लिखे जाते थे किसमें, मिडाइवल रोमांस में। और या फिर जो ब्रिटेन के मैटर थे जैसे किंग ऑर्थर वगैरह और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, तो हम इनको सबको भी देख लेंगे आगे, सर गवेन पढ़ेंगे हम। ठीक है, ली मोटे दी ऑर्थर, लैंसलेट स्टोरी, यहां से मैं। और रोम का मैटर उठाए जाते थे जैसे ट्रॉय, अलेक्जेंडर या जूलियस सीजर, जो कभी रोम की सिटी रही ट्रॉय, तो वहां से ये टॉपिक्स उठाते थे, रोमन दे ट्रॉय, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड वगैरह ये। तो और फोर्थ मैटर और भी मैटर ऑफ इंग्लैंड, प्राय जो ब्रिटेन से भी ज्यादा स्पेशली, जैसे एडिड बाई इंग्लिश स्कॉलर्स, गाई ऑफ वारविक, बेविस ऑफ हैम्पटन, रॉबिन हुड। ठीक है, ये रॉबिन हुड मतलब जैसे आज भी कोई कोई रॉबिन हुड बनता है ना, तो ये सब वहीं से आए हैं ये कॉन्सेप्ट उठ के। फिर एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोर्टली लव का, मोस्ट रिवॉल्यूशनरी आइडिया। ये मिडाइवल जो वर्क्स हैं उनमें उनकी जो थीम है वो ज्यादातर वर्क में ये कोर्टली लव होता है। ठीक है, तो ये कोर्टली लव है क्या, ये हमें यहाँ जानना थोड़ा सा जरूरी है, जिससे वो जो वर्क हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें जब कोर्टली लव ऐसे आएगा तो वो कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट कहते हैं दरबार को। तो दरबार में मतलब स्पेशली राजा या रानी मेन होते हैं। तो एक
कोई मतलब योद्धा होता है, एक नाइट होता है कोई, या एक वॉरियर है, तो वो प्रेम करता है किससे, कि अपने से हायर क्लास के किसी मतलब महिला से, और वो भी किसी मैरिड महिला से। ठीक है। कोर्टली लव ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व्स, क्या होता है, एन अनमैरिड मैन, ठीक है, इन लव विद अनदर मैंस वाइफ, मैरिज वाज कंसिडर्ड इनकम्पेटेबल विद कोर्टली लव। तो इसमें क्या है कि जो पुरुष है वो अनमैरिड है, और जो महिला है वो मैरिड होती है, और ये मानते थे इसमें कि मैरिज अगर हो गई तो बस प्रेम नहीं रहा फिर। तो प्रेम मतलब एक तरीके से इसको कह सकते हैं अनरिक्वाइटेड, मतलब एक तरफा प्रेम। ओके। सो द लवर सफर्स एनी इंडिग्निटी, है ना, और वो पूरा मतलब कष्ट पाता पूरे अपमान तक। ठीक है। और वो अपनी जिससे प्रेम करता है उस लेडीज के उस पे आधार पे पूरा दुख, है ना, पूरी आहें भरता है, और अनरिक्वाइटेड लव होता है, एक तरफा प्रेम। मस्ट नेवर सीज टू सर्व, ठीक है, बीइंग इन लव मेक्स द नाइट मोर वर्चुअस, करेजियस एंड डिवोटेड। और ये माना जाता है कि जो नाइट होगा, योद्धा होगा, वो बहुत गुणी, साहसी, और क्या माना जाएगा, डिवोटी, मतलब श्रद्धा रखने वाला। तो लैंग्वेज ऑफ कोर्टली लव बेयरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द रिलीजियस डिवोशन। तो वो डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब उसको अंतर कर दिया गया। लैंग्वेज ऑफ कोर्टली लव बेयरली फ्रॉम रिलीजियस डिविजन, मतलब बहुत मुश्किल से उसमें अंतर हो सकता है। जैसे कोई अपनी देवी की आराधना करता है, ऐसे करके वो अपनी प्रेमिका की उपासना करता है, जो कोर्टली लव में नाइट है। सो क्लियर कनेक्शन विद द कल्ट ऑफ द वर्जिन मैरी। तो जैसे मैरी जो है ना, वर्जिन मैरी की जो भक्ति करते हैं, वैसे ही कुछ कुछ ये भक्ति है। ओरिजिन ट्रूबैडोर पोएट्री ऑफ सदर्न फ्रांस, ये कहां से आई, तो ये ट्रूबाडोर वहां के कवि होते थे, उनको ट्रूबाडोर बोलते थे, ट्रूबैडोर। तो ये सदर्न फ्रांस से इस तरीके की चीजें आई। ठीक है। वहां की रानी होती है ये एलिनोर ऑफ एक्विटाइन, उसके कोर्ट में इस तरीके के कवियों को वो बड़ा उनको जो उसकी भक्ति करते, मतलब भक्ति पे जो ऐसी पोयम वगैरह लिखते या वर्क लिखते, तो उनको वो प्रमोट करती। स्प्रेड थ्रू यूरोप वाया मैरी डी फ्रांस, ये एक फ्रेंच राइटर लेडी है, और बाद में ये इंग्लैंड ही आ जाती हैं हेनरी सेकंड के टाइम पे। तो ये इस टाइप के इन्होंने ऐसी वर्क काफी लिखे, तो इन्हीं की वजह से ये फैला। तो ये भी हम आगे पढ़ लेंगे कि मैरी डी फ्रांस ने, हालांकि ये फ्रेंच वर्क है, मतलब कम चांस होते हैं कि ऐसे वर्क डायरेक्टली एग्जाम में आए, पर ये जो एग्जाम में आता है उसकी समझ बनाने में सो मच हेल्पफुल। सो द अलिटरेटिव रिवाइवल, अलिटरेटिव को हमने कब पढ़ा था, एंग्लो सेक्शन टाइम में। एंग्लो सेक्शन टाइम की जो पोएट्री है उसका ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो सेम जो कंसोनेंट साउंड है, एक मतलब लाइन है किसी कविता की, उस लाइन के अंदर एक से ही अक्षर से शुरुआत होने वाले कई शब्द। ठीक है। जैसे हिंदी में होता है ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो च आ गया। तो वैसे ही कई बार मान लो जी 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 जी, ऐसे ही कई अक्षरों में आ गया। तो इसको मतलब पहले राइम नहीं होता था एंग्लो सेक्शन में, अलिट्रेशन होता था। ठीक है। ये है इसका। तो उसी अलिट्रेशन से ही वो उसमें तर्ज पैदा करते थे, प्रभाव पैदा करते थे, सुनने में अच्छा लगे इस ढंग से। हाँ, मतलब उसको बोलते थे। सो दिस इज द अलिटरेटिव रिवाइवल। तो उस टाइम पे जब चारों तरफ फ्रेंच का मतलब प्रभाव है, तो जो एरिया फ्रेंच पोएट्री से थोड़ा दूर है, वहां ये अलिटरेशन वाली पोएट्री चल रही है। फ्लोरिशिंग ऑफ द ओल्ड इंग्लिश वेयर नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंग्लैंड, क्योंकि ईस्ट मिडलैंड में और इंग्लैंड के आसपास तो क्या चल रहा है, फ्रेंच आएगा तो राइम पोएट्री स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ अलिटरेशन है। वेयर फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज वीकेस्ट। ठीक है। इन द साउथ राइमिंग वर्स हैड डिस्प्लेस्ड अलिटरेशन। साउथ में और ईस्ट मिडलैंड में क्या हो रहा है, राइमिंग वर्स जो है वो डिस्प्लेस कर देता है ऑलिट्रेशन को। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑलिट्रेशन सर्वाइव, ओके, कंटिन्यूअसली एंड देन फ्लोवर। तो साउथ में और ईस्ट में हट जाता है, और नॉर्थ में और वेस्ट में मेजर वर्क सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, तो इसमें ऑलिट्रेशन है। पर्ल, पियर्स, प्लाउमैन, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी सारे वर्क, तो हम ये चीज जान लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस तो उस ढंग से
आगे दोबारा फिर आएंगे, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रोनोलॉजी में क्या है, क्वेश्चन डायरेक्टली इसी टॉपिक से तो नहीं आया, एक टॉपिक ये भी है और अदर टॉपिक्स भी हैं। तो ये केवल क्वेश्चंस यहाँ पे देखें, लेकिन पूरा तो क्वेश्चन जब अगले कॉन्सेप्ट्स भी कर लेंगे तो तभी कर पाएंगे। जब लायामोन को पढ़ लोगे, विलियम लैंगलैंड को पढ़ लोगे या विलियम डनबर्ग को पढ़ लेंगे, तो ये क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ पोएट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक में तो केवल लायमन है ना, लायमन को हम आगे पढ़ेंगे, उसके लायमन के ब्रूट को, है ना। तो व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज अर्ली इंग्लिश टेक्स्ट, है ना। तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे अभी आगे। आउल एंड नाइटिंगेल जब वर्क पढ़ेंगे, और फर्स्ट इंग्लिश डिबेट को हम ट्रोइलस एंड क्रिसेड को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, चौसर को पढ़ते टाइम पढ़ेंगे। मोर्टे दी ऑर्थर को भी जब मैलरी को पढ़ रहे होंगे तो पढ़ेंगे। पाक्सटन को भी बाद में पढ़ेंगे, और थॉमस मोर को भी। तो ये सब हम पढ़ेंगे, तो ये फिर क्वेश्चन हो पाएंगे। मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है, तो क्रोनोलॉजी इज मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी क्यों इंपोर्टेंट है कि क्रोनोलॉजिकली हम देख पाते हैं कि लिटरेचर में क्या चेंजेस आते हैं, वर्ड्स कैसे बन रहे हैं, उस टाइम पे पोयम कैसे लिखी जा रही थी और अब कैसे लिखी जा रही है, और जो बाद की पोएट्री है उस पर पिछला कितना प्रभाव है। तो ये सब देखने की वजह से क्रोनोलॉजी पता लगानी होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, द नॉर्मन कॉन्कर, द डेथ ऑफ जेफरी चौसर। तो ये क्वेश्चंस हम अब इसमें से हम नॉर्मन कॉन्केस्ट है तो वो उसका बिल्कुल कंफर्म पता होना चाहिए, है ना। तो हम ऑलरेडी हमने देखा, तो वो कब शुरू हुआ, 1066 में हुआ। ठीक है, द डेथ ऑफ जोफ्री चौसर, ये हम चौसर में पढ़ लेंगे। विलियम टिंडेल अलग से पढ़ेंगे, और शेक्सपियर को भी बाद में पढ़ेंगे। तो अरेंज द फॉलोइंग इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एलिजाबेथन, एंग्लो नॉर्मन, अर्ली ट्यूडर। ठीक है, तो एंग्लो नॉर्मन का तो हमें पता ही है, दूसरे नहीं पता है, मतलब अगर वे पहले होते तो निश्चित हमारे पढ़े हुए होते। तो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड सेट, नॉर्मन कॉन्केस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के बार बार रिपीट होते हैं क्रोनोलॉजिकली, और ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर हम ऐसे वीडियोज भी सुनते हैं और इसको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर को, तो ये हम आराम से कर पाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द थ्री लैंग्वेज सिचुएशन आफ्टर द नॉर्मन कॉन्केस्ट। तो ये भी वही है, हाँ, कि करेक्टली मैच रिगार्डिंग द थ्री लैंग्वेज सिचुएशन। तो थ्री लैंग्वेज सिचुएशन हमने पहले देखी है, तो ये इजीली एक मॉडल क्वेश्चन बनाया है, ये देखने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं। तो दिस इज वेरी इजी, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इंग्लिश हाईएस्ट स्टेटस नहीं, इंग्लिश कौन बोलते थे, फिजेंट लोग बोलते थे, किसान लोग बोलते थे। फ्रेंच लोएस्ट नहीं, ये पहला ऑप्शन गलत है। लैटिन हाईएस्ट, ये भी नहीं। थर्ड वाला होगा फ्रेंच हाईएस्ट पावर वाली, लैटिन मिडिल स्कॉलरशिप वाली, मतलब मध्यम वर्गीय लोग बोल रहे हैं, और इंग्लिश लोएस्ट कॉमन पीपल। तो ये टाइम, ये कब की सिचुएशन है, थ्री लैंग्वेज सिचुएशन आफ्टर द नॉर्मन कॉन्केस्ट। तो इस तरीके से ये आपका, आई थिंक, जो एंग्लो नॉर्मन है, उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अच्छे से हो गया होगा। तो आप उसको ढंग से सुनेंगे तो वो, मतलब, और पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जो एंग्लो नॉर्मन है उसके वर्क्स के साथ एक एक करके सारे वर्क्स देखेंगे, और बड़ा, मतलब, काफी अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप इजीली, मतलब विदाउट कंफ्यूजिंग, यू कैन गिव आंसर। ओके, थैंक यू।